हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग की, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना पड़ेगा कि किंग्स की क्रोनोलॉजी कैसी रही होगी। अगर किंग्स के बारे में नहीं जानेंगे तो उनकी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक कैसे पहुंचा जाएगा, है ना। तो मौर्यंस आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे एशियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। इसकी पॉलिटी, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुछ आपके आने वाला है, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, और काफी सारे फैक्चुअल आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो मौर्यन एम्पायर का स्टार्ट किसने किया। तो आपको याद होगा नंदा डायनेस्टी, जो मैंने आपको लास्ट पढ़ाई, तो जो धनानंदा जो रूलर थे लास्ट, है ना, उनको किसने कॉन्कर किया। तो उनको जो सक्सेस करने वाले थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। क्योंकि हम देख चुके थे पहले कि जो हमारे इन्वेजन हुए थे, स्टार्टिंग में पर्शियन इन्वेजन हुआ, है ना। उसी के बाद अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने क्या कर दिया था, इंडिया को काफी वीक कर दिया था। और उसी टाइम हम कह सकते हैं कि पेव्ड कर दी वे किसने, अलेक्जेंडर ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूल की। क्योंकि उस टाइम धनानंदा जो था वो वीक पड़ गया था काफी अलेक्जेंडर के इन्वेजन के चलते, उस कारण इन्होंने क्या कर लिया, उसके ऊपर कॉन्कर कर लिया। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। 322 टू 297 बीसी इनका रहा रूलिंग पीरियड, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी भी है इनको लेकर, एक कॉन्स्पिरेसी ऐसी है जैसे कि हमारे मुद्रा राक्षस एक बुक है जो विशाखादत्त ने लिखी है। उस बुक के अंडर कंसीडर किया जा सकता है कि जो हमारे आर्यभट्ट थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, इनको थ्रोन दिलवाया था, वो भी धनानंदा के एम्पायर में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, अभी तो नहीं, अभी हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको कुछ मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं। वो क्या थे, तो देखो इनको क्या बोलते थे, सेंड्रोकॉट्स। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकॉट्स कहकर बुलाते थे। कौन? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीक पीपल कहकर बुलाते थे। जितने भी आपको यूनिक नेम देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर हमें एशियन हिस्ट्री में ग्रीक ने ही दिए, ठीक है। फिर बात आती है, तो ही ओवरथ्रू द धनानंदा, है ना। उसके बाद देखिए सोहगुरा कॉपर प्लेट्स, जो हमारे सोहगुरा के कॉपर प्लेट्स है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य मेंशन करते हैं कि फेमाइन के टाइम पर उन्होंने कोस्ट गार्ड्स बना के रखे थे। अब कोस्ट गार्ड्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अन्न जो होता है उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस बना रखे थे, और उन्हें हम कोस्ट गार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 कोस्ट गार्ड बनाने का मेंशन किया गया सोहगुरा कॉपर प्लेट्स में। और किसके लिए थे ये, तो आपको फेमाइन जो आने वाला है फ्यूचर में, या फेमाइन जो आ सकता है, उसके लिए पहले से प्रिजर्व्ड व्हीट और ग्रेन्स थे, ठीक है। फिर बात आती है, तो इनके साथ होती है सेल्यूसिड मौर्यन वर्ड्स। जो हमारे पर्शिया का रीजन था, वहां पर कौन आता है, सेल्यूकस निकेटार आता है डेरिस द ग्रेट के बाद, है ना। वो बनाता है सेल्यूसिड एम्पायर। अब जो हमारा सेल्यूसिड एम्पायर बन चुका है, वहां पर जो सेल्यूकस निकेटार था वो ट्राई करता है एक्सपेंड करने का अपने एम्पायर को, है ना। और एक्सपेंशन करते करते वो कहाँ आएगा सबसे पहले, तो आपको यदि याद हो तो ऑब्वियस सी बात है, गांधार और कंबोज वाला रीजन हिट करेगा, है ना। तो वहां तक आते आते इनके साथ वॉर होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें जीत जाते हैं। तो देखिए सेल्यूसिड मौर्यन वॉर का कोई आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 305 टू 300 बीसी। अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि इनका लाइफ स्पैन कितना रहा है ना, 297 बीसी तक, और इन्होंने 303 बीसी तक तो वॉर ही कर ली थी, है ना। इसका मतलब कि जब इनका लाइफ एंडिंग के पॉइंट पे था उस टाइम इन्होंने वॉर कर दी, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा इससे मेजर नुकसान क्या हुआ आगे, ये पॉलिटी में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान रहे इसके। फिर बात आई है, तो एरिया ऑफ अफगानिस्तान इनके अंडर आ गया था, है ना। फिर मेगास्थनीज एज एम्बेसडर, इसका मतलब क्या है कि जो सेल्यूकस निकेटार थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में स्टडी करने के लिए एक अपना एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने आगे जाकर इंडिका बुक भी लिखी हमारे ऊपर, तो वो बताता है काफी सारा पॉलिटी एक्सटेंड कैसा था मौर्यन टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर बात आती है, तो इनके बीच में मैरिज अलायंस भी हुई थी एक, है ना, जो हेलेना नाम की सेल्यूकस निकेटार की बेटी थी, उनकी मैरिज अलायंस हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। फिर बात आई है, तो ही बिकेम जैन इन एंड टाइम ऑफ हिज लाइफ, है ना। मतलब जब आपको याद होगा तो मैंने बुद्धिस्ट टाइम के बताया था कि इन्होंने क्या ले लिया था, सालेखन ले लिया था, है ना। स्थूल बाहु और भद्र बाहु वाली स्टोरी याद आ रही होगी आपको, 250 बीसी के अराउंड, है ना। तो इन्होंने क्या ले लिया, सॉरी 250 बीसी नहीं, 297 बीसी के अराउंड इन्होंने क्या ले लिया, सालेखन ले लिया वहां पर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात आती है तो बिंदुसार, जो इनको सक्सेस करने वाले रहे या फिर इनके सक्सीडर रहे, आपको याद रखना उनका नाम बिंदुसार रहा, ठीक है। तो बिंदुसार 297 टू 269 बीसी पे ये करते हैं रूल,
ठीक है, और इन्हें एमिथ्रोगाट्स भी कहा जाता है, ठीक है, एमिथ्रोगेट्स कहा जाता है, ग्रीक के द्वारा ही कहा जाता है। ये दो नाम आपको याद रखना है, एमिथ्रोघाट या फिर एमिथ्रोकेट्स, ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर एंटिक्वस वन, तो ही रिक्वेस्टेड एंटिक्वस वन ऑफ सीरिया, है ना, एंटिक्वस वन वहां के सीरिया के राजा थे उस टाइम में, एंशिएंट पीरियड में। तो इन्होंने क्या किया था, उनको रिक्वेस्ट की थी 3 चीजों की। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ड्राई फिग, सोफिस्ट एंड देन स्वीट वाइन, ठीक है। तो सोफिस्ट कौन था, एक फिलोसोफर हुआ करता था उस किंग का, है ना। तो इन्होंने वही डिमांड कर ली कि ये फिलोसोफर मेरे को चाहिए, है ना। तो इनमें से 2 डिमांड तो फुलफिल कर दी गई थी, ड्राई फिग की और स्वीट वाइन की। ड्राई फिग क्या होता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ड्राई फिग जो हमारा होता है अंजीर को कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में अंजीर की डिमांड की गई इनके द्वारा, स्वीट वाइन की डिमांड की गई, और उसी के साथ एंटिक्वस वन का एक फिलोसोफर हुआ करता था जिसका नाम सोफिस्ट था, उसकी डिमांड हुई, जिसमें से 2 इन्होंने फुलफिल कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है अपने टेक्स्ट में कि इन्होंने 2 सीज के बिटवीन का लैंड कैप्चर किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ओवर इंडिया कैप्चर कर चुके थे, क्योंकि नदर इंडिया में तो इनका पहले से एक्सटेंड था। फिर उन्होंने कहा कि 2 सी के बीच में हमने लैंड कैप्चर किया है ना। इसका मतलब क्या, कहाँ का रीजन बताया जा रहा है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसी में कुछ पार्ट इन्होंने कैप्चर किया था, बताया जा रहा है। पर हुआ क्या कि पूरे इंडिया को ये रूल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने उत्कल छोड़ दिया था। उत्कल यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का ओडिशा है, जिसे आप कलिंग नाम से भी जानते हैं, वो वाला रीजन इन्होंने छोड़ दिया था। इस कारण क्या नहीं कह सके हम इन्हें चक्रवर्ती, ठीक है। पर इनकी अधूरी इच्छा जो थी, आप कह सकते हैं कि इनके बेटे ने पूरी कर दी। कैसे, तो चलिए बताता हूँ। देखिए, फिर बात आती है अशोका, है ना, अशोका द ग्रेट, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो अशोका की बात आती है, तो अशोका का टाइम पीरियड क्या रहा, 269 to 232 BC, है ना। उम्मीद करता हूँ आप साथ दिखते चल रहे होंगे। देखिए, तो 269 to 232 BC की बात आ रही है, तो इनका ये रहा टाइम पीरियड, ठीक है। तो अर्लियर टाइम में क्या हुआ करते थे, जब बिंदुसार रूल कर रहे थे उस टाइम पर इन्हें बना दिया गया था वाइसरॉय। कहाँ का वाइसरॉय, तो तक्षशिला का। तो आप पहले से समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर ही होगा या फिर कोई कैपेबल मैन ही होगा जो तक्षशिला में बैठ रहा है और वाइसरॉय बन रखा है उसका, है ना। तो बिंदुसार को पहले से पता था पोटेंशियल शायद कहीं ना कहीं, और इसको लेकर आप कह सकते हैं कि एक डिबेट भी है। कैसे डिबेट है, क्योंकि बिंदुसार के काफी सारे सक्सेसर थे। तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने मेन अंपायर से दूर रखने के लिए वाइसरॉय बनाया तक्षशिला का अशोक को। फिर अशोक ने क्या किया, अपने भाइयों को मारकर फिर थ्रोन लिया था। ये कहानी है एक, पर आपको उतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ठीक है। फिर अशोक की बात आती है, तो वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला थे अर्लियर टाइम पर। जैसे बिंदुसार की डेथ होती है उसके बाद ये बनते हैं किंग, ठीक। तो ये कलिंग वॉर लड़ते हैं, कब लड़ते हैं, तो आप देखेंगे टाइम पीरियड है 261 BC, यानी कि इन्होंने थ्रोन अपहोल्ड किया, उसी के जस्ट 8 साल बाद इन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी वॉर लड़ी, है ना। और कलिंग वॉर में बताया जाता है कि नियर अबाउट इन्होंने 1,50,000 तक स्लेव्स बनाए थे, है ना। और इतना ब्लड शेड हुआ था कि ब्लड शेड देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। हालांकि आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि आप खुद देखिए, एक किंग जो इतने टाइम से इतना ब्रूटली लड़ता आया है, और उसने अचानक से क्या कर लिया, धर्म का मार्ग चुन लिया। और ऐसा क्यों हुआ, आप खुद सोचिए। अब कैप्चर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था इनके पास, कैसे बचेगा। आपको देखिए, नॉर्दर्न पार्ट जो था ये पहले से कैप्चर कर चुके थे, है ना। पेनिनसुलर जो पार्ट था वो बिंदुसार इनको आधा कैप्चर करके दे चुके थे। लास्ट क्या बचा, उत्कल रीजन, है ना। तो उत्कल रीजन जो बचा वो इन्होंने ब्लड शेड कर उसे कैप्चर कर लिया। तो ऑल ओवर इंडिया तो आप ले चुके हैं, अब सी से आगे आपका एक्सटेंड है नहीं, तो वहां तक आप जब ले चुके हैं, उसके बाद आपने धर्म परिवर्तन, या फिर आप कह सकते हैं कि आप धर्म का पाथ फॉलो करने लगे। ये तो फिर आप कह सकते हैं कि वो वाली बात हो गई, सोच में खाकर बिल्ली हज को चली, है ना। हालांकि मेरी राय इस पे यही है, हर किसी की अलग अलग राय हो सकती है। चलिए देखते हैं, है ना। कलिंग वॉर हो गया। फिर उसके बाद भाई जो उत्कल रीजन था हमारा, और इसका रीजन जो आप प्रेजेंट का ध्यान में रखेंगे, मैप में लगा दूंगा अगर लगा तो देखिए, तो ओडिशा वाला जो रीजन था वो क्या करता था, मेजर ट्रेड रूट की तरफ प्ले करता था रोल। देखिए मैं बताता हूँ, ये पेनिनसुलर रीजन है हमारा, है ना। ये हमारा उत्कल रीजन, एंशिएंट टाइम में ये हुआ उत्कल रीजन, ठीक है। अब यहाँ से मेजर ट्रेड रूट कैसे था, देखिए इसके जस्ट ऊपर क्या आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आ रहा है। हालांकि पहले क्या था, मौर्य एम्पायर में आ रहा था, तो ये पाटलिपुत्र है, आप मान लीजिए, है ना। ये हमारा पाटलिपुत्र कैपिटल है ना। कैपिटल से होकर जितने भी ट्रेड रूट है वो आपके जाएंगे, तो कैपिटल सेंट्रिक आपका ट्रेड रूट होगा, है ना। तो जितने भी ट्रेड रूट निकल रहे हैं यहाँ पर, साउथ में थोड़ा सा पैटर्न आ जाता था,
ऐसे ही बहरोच आ जाता था। ये काफी सारे क्या हुआ करते थे, ट्रेड रूट के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मथुरा भी एक टाइम पे डेवलप हुआ था ट्रेड रूट की तरह। तो ये जितने भी ट्रेड रूट निकल रहे हैं, यहाँ पर जो ये सी ट्रेड होना था, है ना, तो सी ट्रेड का किसने एक्सटेंड दे दिया आपको, जो उत्कल रीजन था उसने सीधा सीधा आपको एक वे दे दिया कि आप ट्रेड कर सकते हैं आउटर रीजन्स में, ठीक है। और इनर कंट्री में भी पाटलिपुत्र से सीधा कनेक्ट कर दिया इसको। तो ट्रेड रूट क्या हुआ, काफी सारा डेवलप होता गया, है ना। इसी कारण क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर की जो ट्रेड थी वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, है ना। और रेवेन्यू सिस्टम तो पहले से डेवलप होता आ ही रहा था। फिर बात आती है तो क्राफ्ट्समैनशिप की, है ना। जो क्राफ्ट्समैनशिप है या फिर कारीगरी आप कह सकते हैं, तो मौर्यन एम्पायर में काफी सारी डेवलप हुई। और देखा जाता है कि अशोका के अंडर काफी ज्यादा ही डेवलप हो गई थी। कैसे डेवलप हुई, तो आपको देखने को मिल रहा है पिलर्स भी हो रहे हैं, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस भी बन रखी है ना। तो रॉक एडिक्ट्स भी बन रखे हैं। ये सब किस किस पैटर्न में आ रहे हैं, तो कुछ पर्शिया का भी इफेक्ट आया इसमें, है ना। तो धीरे धीरे जो कारीगरी थी वो सुधरती गई। और किसके अंडर सुधरी सबसे ज्यादा, अगर कोई पूछ ले मौर्यन टाइम में, तो अशोका का ही नाम लेना आपको, ठीक है। फिर बात आती है तो धौली इंस्क्रिप्शन। जो धौली इंस्क्रिप्शन है, इनकी धौली जगह है कि वहां पर इनकी इंस्क्रिप्शन है, यहाँ इसी जगह पे है, धौली इसी के आसपास ही है। तो यहाँ पर इनकी इंस्क्रिप्शन है जो उत्कल वॉर के बाद लगाई गई थी, और जिसमें आपको पीस और धर्म का मार्ग फॉलो करने का बताया गया है ना। तो आप खुद देखिए पॉलिटिकल माइंडसेट है, कितना अच्छा पॉलिटिकल माइंडसेट है कि आपकी कंट्री तो पूरी अंडर कंट्रोल में आ ही चुकी है, उसके बाद आपने क्या किया, धर्म और पीस अपना लिया, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल है जो आपके अंडर है, वो क्या समझेंगे, आपको एक अच्छी इमेज बनेगी आपकी सोसाइटी में, है ना। उन्हें लगेगा कि क्या है, शांत राजा है काफी और सबकी सुनता भी है, हालांकि वो पूरा कॉन्कर करके बैठा है जगह को, है ना। तो इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बात आती है खुद को किस नाम से बुलाया करते थे, देवनम प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है। देवनम प्रिय और प्रियदर्शी इन्होंने खुद को टाइटल दे रखे थे। देवनम प्रिय यानी कि जो देवों को भी प्यारा है, और प्रियदर्शी यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि प्रिय दिखने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद बात आई है धौली इंस्क्रिप्शन का, मैं बता चुका हूं। ऐसे ही काफी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, इनकी आपको आगे पढ़नी है। मेजर रॉक एडिक्ट्स भी पढ़ेंगे हम, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी पढ़ेंगे, और कुछ पिलर्स है जिनकी आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, उसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक तैयार कर रखी है, वो बाद में बात करेंगे। तो देखिए एट लास्ट क्या होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाता है ये 250 बीसी में। 250 बीसी में ये बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं, पैटर्नाइज करते हैं जिसको, है ना। ये आपको मैंने वो टेबल बताई थी, तब भी आपको याद आ रहा होगा। तो अशोका का जो मेजर रूल है ना, इसमें आपको फैक्चुअल डाटा काफी सारा देखने को मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल डाटा आपके दिमाग में रहे हमेशा के लिए। और मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से आपको कहानी के वे में बता रहा हूँ, तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहने वाला है। अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आएगा तो आप कर देंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो मेन 3 राजा हुए, उसी के बाद आपका टाइम आता है लेटर मौर्यंस का। तो मैं अभी आपको लेटर मौर्यंस बताऊंगा, उसके बाद हम पॉलिटी पे चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेटर मौर्यंस की। जो लेटर मौर्यंस थे, यानी कि जो अशोका के बाद रूलर्स आए, उनके बारे में अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बेसिक सी डिटेल जानेंगे, पर याद रखना है कि इनके रिलेटेड जो फैक्चुअल डाटा है वो आ सकता है, ठीक है। तो इन्हें भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। मैं कहूंगा आप मौर्यन पीरियड को अच्छे से पढ़ें। अगर इस पे ज्यादा टाइम देंगे तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री स्ट्रांग ही होनी है। मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा लंबा खींचूं इस लेक्चर को, नहीं तो फिर आगे आने वाले जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर्स होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि उसमें आपको इन डिटेल तक जाकर बताऊं, जिससे कि आपको स्टोरी के रूप में ये पूरा याद हो जाए, है ना। और इफ आपको मौर्यन एम्पायर पे अच्छा होल्ड है, गुप्ता एम्पायर पे अच्छा होल्ड है, तो आप कह सकते हैं कि आपको एंशिएंट इंडिया पे होल्ड है, ठीक है। चलिए लेटर मौर्यंस के बारे में बात करते हैं। तो जो लेटर मौर्यंस है उसमें क्या हुआ, अशोका जाने के बाद, है ना, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, द मौर्यन पीरियड या फिर आप कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। तो ये कौन से थे 2 मेजर पार्ट्स, तो एक तो जो हमारा जो वेस्टर्न रीजन था, जो तक्षशिला के अंडर आता था, है ना, तक्षशिला से लेकर, और बीच वाला जो पार्ट है बिहार से जस्ट पहले का, है ना, वो जो रीजन था वेस्टर्न पार्ट, वो डिवाइड हुआ। और ईस्टर्न पार्ट जो था, वो पाटलिपुत्र वाला जो रीजन आपका कैपिटल, वहां से लेकर जो लोअर तक जा रहा था आपके पेनिनसुलर इंडिया, वो डिवाइड हुआ, ठीक है। तो 2 मेजर पार्ट में बंट गए। और आपको याद रखना है कि ईस्टर्न जो था पार्ट हमारा, उसकी कैपिटल तो पाटलिपुत्र ही रही, है ना, पर वहां पर कौन सी कैपिटल बनी, तो वहां पर बनी शक्ल क्या नाम था, तो आप कह सकते हैं कि जो एंशिएंट पंजाब था वहां पर एग्जिस्ट करती थी शक्ल नाम की, है ना, जो पियाल कोर्ट है आज का, वहां की जगह का नाम है, वो कैपिटल हुआ करती थी वेस्टर्न मौर्यन एम्पायर की, ठीक। फिर बात आई है
तो विष्णु पुराण जो हमें देखने को मिलती है ना, आप कह सकते हैं कि अर्लीस्ट कंपाइल्ड टेक्स्ट है ये उस टाइम का, है ना। तो विष्णु पुराण जो हमें देखने को मिली उसमें आपने क्या लिख रखा है, 7 सक्सेसर्स के बारे में लिख रखा है। 7 सक्सेसर्स कहाँ के, तो जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है ना, पाटलिपुत्र वाला साइड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो वहां के आपको 7 सक्सेसर्स मेंशन देखने को मिलते हैं। उनकी क्रोनोलॉजी दे रखी है आपको लगातार अशोका के बाद, ठीक है। तो आपको सातों के साथ नाम याद नहीं रखने, आपको ध्यान में रखना है केवल बृहदत्त नाम। जो बृहदत्त था वो 7th सक्सेसर था अशोका का, जो ईस्टर्न मौर्यन एम्पायर में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो बृहदत्त के साथ क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। जो इसका मिनिस्टर था या मिलिट्री कमांडर जो इसका हुआ करता था, है ना, उसी ने क्या किया, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और इसको मरवा दिया धोखा देकर, है ना। उसका नाम क्या हुआ करता था, तो पुष्यमित्र सुंग, है ना। ये आगे जाकर अपनी डायनेस्टी चालू करता है पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी नाम से, है ना। कब स्टार्ट करता है, तो 188 बीसी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैं आगे पढ़ाऊंगा पुष्यमित्र शुंग की। ये हमको क्या पढ़ना है कि लेटर मौर्यंस में पढ़ना है ये सब, है ना। लेटर मौर्यंस काफी बड़ा एक्सटेंड है, जिसमें इंडो ग्रीक्स भी आ जाएंगे, शकास भी आ जाएंगे। ये जो छोटे छोटे आए बाद में राज्य, है ना, गुप्त पीरियड से पहले, वो सब हम पढ़ेंगे। तो बात आती है, तो द वेस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय कुणाल। जो वेस्टर्न पार्ट था, है ना, वहां पर कौन रूल कर रहे थे, तो कुणाल कौन थे, तो अशोका के सन का नाम था, ठीक है। तो कुणाल नाम के जो राजा थे वहां पर रूल कर रहे थे, और उनका बेटा था जिसने उनको सक्सीड किया, जिसका नाम था संप्रति। क्या नाम था, संपाति। आप संपाति नाम से याद कर सकते हैं, वैसे संप्रति था, ठीक है। तो जो संप्रति हुआ करता था वो क्या हुआ, इंडो ग्रीक से हार गया। मैंने आपको बताया था इंडो ग्रीक्स आए थे, है ना। इंडो ग्रीक कैसे कह सकते हैं, जो आर्यंस आए थे इधर माइग्रेट होकर, उन्होंने क्या कर दिया था, हमारे साथ वॉर कर दी थी 180 बीसी के अराउंड, है ना। अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन लाई थे अपने साथ में, आपको याद आ रहा हो तो, है ना। तो इंडो ग्रीक्स जो है उनके साथ क्या हुआ, बैटल होता है संप्राति का, है ना। और संप्राति वहां पर हार जाता है, और ऐसे करते करते 180 बीसी में जो हमारा वेस्टर्न इंडिया था वो भी मौर्यन एम्पायर के हाथ से निकल गया, ठीक है। पर मौर्यन एम्पायर ने जो रूल किया उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं इसकी, और आपको ध्यान में रखना है इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे वो सबसे डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगी एंशिएंट इंडिया की। आपको खुद को जानकर हैरानी होगी कि इतने साल पहले भी इतने अच्छे से पॉलिटिक्स को मेंटेन करना कितनी बड़ी बात हुआ करती थी, है ना। तो मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको, काफी सारे ऑफिशियल्स के भी नाम बताऊंगा, पर आज हम एक बार आपके एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था उसको ही आगे जाकर हेडिंग बनाकर और मैं आपको डिटेल में बताता चलूंगा। तो चलिए, पॉलिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर, पॉलिटी कैसी हुआ करती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी बनाने का एक रीजन रहा होगा ना, क्या रीजन रहा होगा, आप देखते आ रहे महाजन दास पीरियड हम पढ़कर आए, तो क्या होता था वहां पर, तब से एशियन हिस्ट्री में क्या चलता आ रहा था, किंग सिस्टम चलता आ रहा था। एक किंग होता था, उसके कुछ मिनिस्टर्स होते थे, उसी के साथ साथ जो ट्राइब का मेजर रूलर होता था वो रूल करता था, उसको भी राजा कंसीडर कर देते थे, है ना। छोटी छोटी ट्राइब बन रखी है, उनमें भी उनके अलग अलग वॉइसरॉय निकल के आ रहे हैं, है ना, कोई हेड उनका निकल कर आ रहा है। तो ये चीज क्या हुई, ये थोड़ी खटकी मौर्यन एम्पायर में आके, है ना। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, वहां पर उनको क्या लगा कि कंसोलिडेट एम्पायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लाना पड़ेगा, बीच में लाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पॉलिटी इतनी डेवलप की और एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा कर दिया अपना, जिससे कि जो ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंड था वो अच्छे से उसको रूल कर पा रहे थे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया ने इतना बड़ा एम्पायर कंसोलिडेट कर रूल करना और हर जगह पर अपना नाम चलाना और पॉलिटी को अच्छे से फैलाना ऑल ओवर द कंट्री, ये कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, आपको देखने को मिल रहा है मौर्यन एम्पायर में। इस कारण इसकी पॉलिटी क्या हो जाती है, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ मेजर रीजंस थे, क्या हो सकते हैं, देखिए एक्सटेंसिव फॉरेस्ट एक्सपेंड, है ना। तो काफी ज्यादा क्या हुआ करता था उस टाइम में, क्या हुआ करता था, मेजर जो रीजंस थे वो क्या थे, फॉरेस्ट थे, है ना। तो क्या रहा करती थी वहां पर, ट्राइब्स रहा करती थी, अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स रहा करती थी, उनके भी अलग अलग हेड निकल कर आते थे। तो उन सबको अपने रूल के अंडर रखने के लिए आपको क्या लगेगी, तो आपको एडवांस पॉलिटी लगेगी, है ना। ग्राउंड लेवल पर जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेबल नहीं कर सकते तब तक आपको ऑल ओवर इंडिया रूल करने के सपने नहीं सजाने, है ना। तो ये पहले से पता था मौर्यंस को कि उनको सबसे पहले फोकस कहां रहना है। तो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट होने के कारण एक रीजन आ सकता है कि इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप की, ठीक। फिर बात आती है सरप्लस प्रोडक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग सोसाइटी है ना। आपने अभी आयरन रिफॉर्म आके गया है सोसाइटी में, इतने अच्छे से आयरन डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, आपकी जो प्रोड्यूस है वो बढ़ती जा रही है, तो आपकी ट्रेड एक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। और जो ट्रेड एक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसको कोई तो होना चाहिए ना मॉनिटर करने वाला।
तो उस मॉनिटरी के लिए भी आपको क्या लगेगी, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन लगेगी। यहाँ पे भी एक रीजन आ जाता है कि आपको क्या करनी है, अपनी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। फिर बात आती है ट्रेड एंड प्रोडक्शन। तो वही वाली बात आ गई कि अगर ट्रेड डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, आपको बाहर भी ट्रेड करना है, इंटरनेशनल ट्रेड चल रहे हैं, उसी के साथ साथ आपकी इंटरनल ट्रेड भी बहुत अच्छी डेवलप होती जा रही है, तो आपको एक अच्छा रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम जब तक नहीं बनाना, जब तक बनेगा ना, जब आपकी पॉलिटी अच्छी होगी, है ना। फिर एक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, सॉरी। फिर बात आ रही है फॉर ब्रिंगिंग अप मोर एरिया अंडर कंट्रोल। तो आपको तो पता ही है, जो पुराने लीडर्स हुआ करते थे वो कितने एम्बिशियस थे, है ना। तो मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मौर्यन एम्पायर था या फिर जो मगध एम्पायर पूरा ही था, उसके राजाओं में क्या रहा है, एक एम्बिशन रहा है कि हमको क्या करना है, कॉन्क्वेस्ट करना है। तो ये जो एम्बिशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट है ना, ये क्या करता है, आपको प्रोत्साहित करता है एक क्वालिटी बनाने में, है ना। क्योंकि आप नया रीजन कब तक कवर कर पाएंगे, जब तक आपकी सोसाइटी में दिक्कत चल रही है, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे, तो आप नए रीजन तक कैसे देखेंगे, आप बताइए, है ना। तो सबसे पहले जो आपके रीजन कंट्रोल में है, उस पे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बना लीजिए, है ना। आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे होल्ड आ गया, उसके बाद आप देखिए दूसरे रीजन तक जाने का, केवल रीजन कैप्चर करते जाएंगे, पीछे से कोई और आएगा वो सारे कैप्चर करके ले जाएगा। ये बात मौर्यन एम्पायर्स को पता थी कि वो कहां दिक्कत कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी मौर्य लीडर्स थे, उन्होंने पॉलिटी पे अच्छा खासा फोकस दिया, और अशोका के टाइम पे तो ये बिल्डअप बहुत अच्छा हो गया था, ठीक। फिर बात आती है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है कि इन्होंने पूरे इंडिया पे कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, ठीक। तो आप ये रीजंस देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि 7 लिम्स ऑफ स्टेट, है ना। किसी भी कंट्री को आपको अच्छे से रूल करना है या उस पर पॉलिटी बैठानी है अपनी, तो आप क्या करेंगे, 7 लिम्स का यूज लेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहां मेंशन देखने को मिला, तो आर्यभट्ट की जो अर्थशास्त्र है वहां पर देखने को मिला अपन को, ठीक है। तो सप्तांग कहा जाता है इसे, सप्तांग। तो जो मेजर 7 लिम्स है आपके स्टेट के, वो क्या करते हैं, आपके एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं। और ये कंसोलिडेशन के लिए कौन कौन लग रहा है अपन को, तो नाम देखिए 7 लिम्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर सी बात है कि जो रूलर होगा वो तो लगेगा ही ना अपन को, तो किंग। फिर सेकंड बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। किंग के साथ क्या होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जो उनके लिए क्या हो, लॉयल हो। फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने सिटी, जो पर्टिकुलर सिटीज है आपकी, प्रोविंसेस बन रखी है, उसमें आपने कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फिट किया है, कर रखा है ना। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर बात है ये आर्मी, कि आपकी आर्मी क्या होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसके कारण आप क्या अपहोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटी। फिर एस्पियोनेज नेटवर्क। अब एस्पियोनेज नेटवर्क क्या होता है, जो स्पाई सिस्टम होता है उसी को कहा जा रहा है एस्पियोनेज नेटवर्क, ठीक है। मतलब उस टाइम पे गुप्तचर कहा जाता था उन्हें, और भी काफी सारे नाम है, ये आगे जा जाके पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक। फिर बात है ये लॉ एंड जस्टिस। तो अगर सोसाइटी में लॉ एंड जस्टिस ही नहीं है ना, तो आपके लोग आपसे क्या रहेंगे, नाराज रहेंगे, तो विद्रोह का क्या हो जाता है, चांस बढ़ जाता है। और फिर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर क्या है कि आपने पब्लिक के लिए क्या किया कि वो आपके अंडर, आपके कंट्रोल के अंडर रहकर भी वो खुश है ना। तो पब्लिक वेलफेयर में अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, जैसे किसी ने लेक बनवा दिया, किसी ने, आपको कोष्टकार मैंने बताया था, वो भी पब्लिक वेलफेयर के अंदर ही तो आ रहा है ना। तो ये सब करना, तो इससे क्या होता है, पब्लिक के मन में आता है कि हाँ ये रूलर अच्छा है हमारे लिए, और इसी की पॉलिटी चलनी चाहिए, या इसी का रूल चलना चाहिए, है ना। इस कारण क्या हुआ, मौर्य एम्पायर कंसोलिडेट होता गया, और इतने लंबे समय तक पूरे इंडिया पर इन्होंने अपना कैप्चर करके रखा। आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा सक्सेसिव राजा आया ही नहीं जिसने ऑल ओवर इंडिया इतने टाइम तक इतने अच्छे से अपना कंट्रोल बनाए रखा। यहाँ तक कि गुप्ता एम्पायर भी जो था वो नॉर्दर्न इंडिया तक आपके सिमट कर रह गया था, है ना। तो इससे आपको पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर अपनी इतनी इंपॉर्टेंस किस लिए रखता है, ठीक है। अब ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये हर पॉइंट आपको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। इनके भी अलग अलग एक्सटेंड है, इनको भी पढ़ेंगे अपन डिटेल में, है ना। तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।